ओके, तो अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6, केंद्र सरकार वाला। इसमें कल अपन ने सरकार का परिचय देखा था। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवस्थापिका, कि व्यवस्थापिका क्या होती है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि व्यवस्थापिका जो है इस सरकार का एक अंग है। व्यवस्थापिका सरकार का एक अंग है और इसको दो पार्टों में हम, दो की जगह अपन तीन बोल सकते हैं, तीन पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन होते हैं और इन दोनों सदन जो होते हैं, इनके अलावा एक मुख्य रूप से अगर माना जाए कि इन दोनों के द्वारा पारित जो बिल होता है या कानून होता है, उसको पारित करने के लिए उसको फाइनली राष्ट्रपति भी इसका पार्ट, व्यवस्थापिका का ही पार्ट माना जाता है। तो दो महत्वपूर्ण है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, ये अपन देखेंगे पहले तो केंद्र सरकार का एक अंग हो गया व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का दो दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको अपन बोलते हैं अस्थायी सदन। इसके पहले इसका अंतर देख लेते हैं दोनों में। अस्थायी सदन, अस्थायी का मतलब क्या होता है, कभी भी भंग हो सकता है। इसको बोलते हैं स्थायी सदन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल फिक्स है कि 5 वर्ष में क्या होगा। ये पूरी की पूरी लोकसभा क्या होगी, इसमें टोटल कितने सदस्य, 545 सदस्य चुनकर आते हैं। तो 545 के स्थान पर ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसमें क्या है, जो ये अस्थायी सदन इसलिए है कि इसमें जो 545 सदस्य चुनकर आते हैं, इन 545 का 5 वर्ष होते ही इनके स्थान पर नए सदस्य, या हो सकता है यही सदस्य, लेकिन इनका दोबारा से निर्वाचन होता है। और इसका निर्वाचन जो है किस रूप में किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, यानी सदस्य, वो सदस्य या वो प्रतिनिधि जिनका चुनाव डायरेक्टली जनता करती है, सीधे जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, उनको अपन प्रत्यक्ष, तो इसका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। दूसरा इसमें अंतर देख लिया अपन ने, इसको स्थायी सदन बोलते हैं। ये सदन कभी भंग नहीं होता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यानी जब से चला है तब से कंटिन्यू चल रहा है। ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी। यानी एक बार, क्योंकि इसमें स्थायी नहीं होता है, इसका मतलब इसमें एक बार कोई सदस्य बन गया तो वो लंबे समय तक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसके सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यानी इसमें जो सदस्य चुनकर आता है वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अब 6 वर्ष तक कैसे रहेगा, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग समय पर इसका निर्वाचन होता है। जैसे इसमें टोटल जो सदस्य अभी चुनकर आते हैं वो 245 है। टोटल है कितने, 250। चुनकर कितने आते हैं, 245। अब 245 में से अपन बात करें कि जैसे 150 सदस्य है, उनका निर्वाचन अभी हुआ। इन 150 सदस्यों का निर्वाचन, जैसे अपन बात करें अभी एग्जाम्पल के तौर पर कि इनका निर्वाचन साहब 2011 में हुआ, तो इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, 2017 में। फिर इसके बाद में अगर बात करें बाकी के कितने सदस्य बचे, 245 है तो कितने, 95। ये 95 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ वो हुआ 2013 में। तो इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, 2019। अब जैसे ही क्या हुआ, 2017 आया तो 150 सदस्य नए चुन लिए गए। तो यहाँ पर अपने पास जो संख्या है वो बनी ही है, 150 है, 95 ऑलरेडी है ही, तो वही वापिस उतनी सदस्य संख्या हो जाती है, यानी संख्या वो की वही रह जाती है। फिर उसके बाद में ये सब तो कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद में ये 95 सदस्य रिटायर होंगे, इसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सदन में सदस्यता क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। उनका कार्यकाल जैसे समाप्त होता है तो उनके स्थान पर नए सदस्यों का, और इसका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। यानी जनता के जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, इस इन सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अब इसमें से अपन बात करें कि 245 जो सदस्य है, उस 245 में से टोटल 250 है, लेकिन निर्वाचन कितने, 245। 245 में से 230 सदस्य जो है वो राज्यों से चुनकर आते हैं, राज्यों से चुनकर आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और जो बाकी के जो सदस्य बचते हैं उन सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। जैसे अपन बात 3 सदस्य, तो ये अपने पास कितने हो जाते हैं संख्या, वही 245। ये 245 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से अपन बोल सकते हैं 233, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो जो 545 है उसमें से सीधे 542 जो सदस्य है, इसमें भी यही चीज है कि 530 राज्यों से, लेकिन ये जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 530 के अलावा 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो उनको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 32, अब कितने बच गए, 13 सदस्य और बच गए, ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है उनसे चुनकर आते हैं। तो इस प्रकार से ये काउंटिंग पूरी होती है अपनी। तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। इसको निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके सदस्य, दोनों सदस्यों के लिए योग्यता की अगर बात करें अपन, योग्यता क्या चाहिए, योग्यता में पहली योग्यता की अगर बात करें अपन, दोनों की योग्यता देखेंगे अपन। तो इसमें पहली जो सदस्य है लोकसभा, उसके लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, या सबसे पहले तो अपन बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सेम यही योग्यता रहेगी। दूसरा है पागल व दिवालिया ना हो, यानी पागल का अर्थ तो क्या है, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए। दिवालिया का अर्थ है किसी का पैसा खाकर भग गया हो तो उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं, तो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसमें भी सेम यही योग्यता लागू होती है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता की अगर बात करें अपन, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये 3 योग्यता तो सभी पदों में समान रूप से लागू होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। और यदि किसी लाभ के पद पे है तो इधर लोकसभा में जैसे ही वो जीतता है तो उसको अपने पिछले वाले पद को छोड़ना पड़ेगा, उस पद को से रिजाइन करना पड़ेगा। 4 नंबर पे अपन बात करें, इसकी जो उम्र है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक हो, यानी 25 का भी हो सकता है, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि इसमें उम्र जो सीमा है वो 30 वर्ष है। लोग राज्यसभा में उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये दोनों के अंदर अंतर है। ये योग्यता है एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ये तो प्रोसेस अपन इसमें देख चुके हैं कि ये इस प्रकार से व्यवस्थापिका सदन है। अब ये सदन क्या करता है कि जो कार्यपालिका द्वारा जो ड्राफ्ट या प्रारूप इनको दिया जाता है, उस प्रारूप को दोनों सदनों में उसके ऊपर बहस करते हैं। बहस का मतलब, कोई लोकसभा में कोई प्रारूप रख दिया, अब 545 जो सदस्य है वो पूरे 545 एक पार्टी के तो है नहीं, तो दूसरी पार्टी वाले उसका विरोध भी करेंगे अगर उनको गलत लगेगा तो इसको क्या है यहाँ पे लोकसभा में रखा, लोकसभा में इसके ऊपर बहस होती है, लोकसभा में इसके ऊपर बहस होती है। और बहस होने के बाद में ये कितने मिनिमम 1/3 बहुमत से यहाँ से पारित होना चाहिए। जैसे ही 1/3 बहुमत से पारित होगा ये कहाँ जाएगा, सीधा राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी इसके ऊपर बहस होती है और बहस होने के बाद में वो वही सेम तरीका है, वहां पर भी 1/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। तो ये अपनी व्यवस्थापिका की प्रोसेस है। अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन व्यवस्थापिका को। यस, सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका जो है वो प्रथम अंग है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर हुआ है। अब 2 स्तर पर ये व्यवस्थापिका का गठन हुआ है।
दो स्तर पर कौन सा? संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। यानी अपने यहाँ पर ये व्यवस्थापिका है, ये राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर दोनों ही जगह है। दोनों स्तर पर इस व्यवस्थापिका को अपन देख सकते हैं। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया है? संघीय व्यवस्थापिका को हम बोलते हैं संसद, जबकि राज्य व्यवस्थापिका है उसको क्या बोलते हैं? विधानमंडल। राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान के अनुसार वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, बिल्कुल हो। अपने यहाँ पे भारतीय संघ यानी संपूर्ण देश की एक ही संसद होगी, जिसका निर्माण कौन कौन किससे मिलकर होगा? राष्ट्रपति, दो सदनों से मिलकर होगा। जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा। ये वही बात है कि इसका निर्माण ये इसको क्या बोलते हैं? संसद। और इस संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर इसका निर्माण होगा। राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा, जिसका नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम, तीनों को मिलाकर के एक नाम दिया हुआ, और वो नाम क्या है? संसद बोल सकते हैं अपन, व्यवस्थापिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्थापिका। अब बात कर रहे थे अपन की लोकसभा की रचना और संगठन। लोकसभा का संगठन यानी लोकसभा कैसे बनती है? तो लोकसभा जो है संसद का प्रथम और निम्न सदन है। इसको अपन जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो निम्न सदन है क्योंकि वो अस्थायी है। तो इसको लोकसभा का प्रथम और निम्न सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए जनता के बीच में प्रिय रहता है। तो इसलिए लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये तो अपनी लोकसभा की रचना इस प्रकार की लोकसभा होगी। अब बात करते हैं कि लोकसभा की सदस्य संख्या। तो ये हमारे मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500 निश्चित कर दी गई थी। कितनी? 500 निश्चित कर दी गई थी, लेकिन समय समय पर, क्योंकि उसके बाद में हमारी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। जैसे अब गोवा, दमन, दीव और पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा ये निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 552। 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? जबकि अपना प्रारंभिक समय की अगर बात करें तो प्रारंभिक समय की लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी मूल संविधान में। लेकिन बाद में जब ये अधिनियम पारित किया गया, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, जब गोवा और दमन दीव का निर्माण हुआ उस दौरान 1987 में ये निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। एक मिनट बेटा। सर सर से कर लो एक बार बात। हाँ, तो बेटा अपन बात कर रहे थे कि इसमें क्या है, जो अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम में अपनी सदस्य जो संख्या है 500 से बढ़ाकर इसको 552 कर दिया गया। अब इस 552 में अगर बात करें तो इनमें अधिकतम 530 सदस्य तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, यानी जो राज्य हमारे हैं उस राज्यों से। वो अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। तो 530 तो कहाँ से? राज्यों से, और 20 संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन 552 जो है पूरे का है। और दो सदस्य जो है किससे? राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय वर्ग। एंग्लो भारतीय वर्ग होता है यानी माता और पिता दोनों में से किसी एक, या तो माता या पिता ब्रिटेन का रहने वाला हो यानी विदेशी हो, और उससे उत्पन्न जो संतान होती है उसको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। तो ऐसा दो सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, मनोनयन। राष्ट्रपति सीधा उनको मनोनीत करेगा। तो ये तो हमारी सदस्य संख्या की बात हो गई। बात करते हैं निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही रखे गए।
एकल सदस्य, प्रत्येक क्षेत्र में एक ही सदस्य का निर्वाचन होगा। इनके लिए योग्यता वही चीज है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक ना हो, इससे अधिक हो। 25 वर्ष न्यूनतम आयु, और उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, वो किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो और तथा दिवालिया न हो। ये 4 योग्यताएं हो गई उसके लिए। उसका कार्यकाल हम बात कर चुके हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले यानी 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, और अभी तक ऐसा 9 बार किया जा चुका है। हमारे देश में लोकसभा जो है उसको 9 बार भंग किया जा चुका है, इसके प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। लोकसभा में कोई मीटिंग के लिए अगर किसी को बुलाना है तो राष्ट्रपति करता है ये काम, और उनको स्थगित करने का काम भी राष्ट्रपति करता है। और इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 2 बैठक, एक साल में जो 2 बैठकें होगी उनके मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी एक नियम है कि एक मीटिंग जैसे अपन बात करें कि जून के महीने में हुई, तो अगली मीटिंग जो है 6 महीने के अंतराल पर हो जानी चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अंतराल इनके मध्य नहीं होना चाहिए। अब लोकसभा में कौन पदाधिकारी होते हैं, तो लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष बनाया जाता है, एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये क्या करता है, लोकसभा में अनुशासन को बनाए रखने का कार्य करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को क्या बनाती है, अध्यक्ष, और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। कौन करता है, लोकसभा के सदस्य मिलकर के अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके के पद से हटाया भी जा सकता है। जब अपन बना सकते हैं तो सदस्य मिलकर बनाते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। यदि लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, कब हटाया जा सकता है, कि लोकसभा में तत्कालीन उस समय जो सदस्य हैं उनके बहुमत से ये आशय स्पष्ट हो जाए या पास हो जाए, पर परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश होगा जब, यानी इसको बिना सूचना दिए इस प्रस्ताव को पेश भी नहीं कर सकते। तभी पेश होगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ या उपाध्यक्ष के खिलाफ जो अगर कार्यवाही की जा रही है तो उसकी सूचना 14 दिन पहले उसको देनी होगी। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो ये अपनी इसके बाद में अपन बात करें कि लोकसभा जो अध्यक्ष है और अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या होती है, क्या काम करता है वो। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है एक ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को है, क्योंकि व्यवस्था तो वही है। तो एक ब्रिटेन के जो लोकसभा अध्यक्ष को जो शक्तियां प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, वही अपने यहाँ के अध्यक्ष को भी प्राप्त है। कौन कौन सी, पहला, ठीक है बेटा, इसको कल देखेंगे अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों वाले को पार्ट को। यहाँ तक आज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक और देख लेना एक बार इस चैप्टर को कल ऑलमोस्ट कोशिश करना आप पढ़ के आ जाओ पूरा, थोड़ा वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा अभी। तो आप इसको ना बेटा कल अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां पढ़ लेना, और राज्यसभा लोकसभा अपन पढ़ चुके हैं, राज्यसभा को आप पढ़ के आना है कंप्लीट। संसद के कार्य शक्तियां और राज्यसभा इन दोनों को आपको पढ़ के आना है, ठीक है।